हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है भाई लोगों? 2021 में प्रवेश कर चुके हैं अपन। 2020 ने आपकी ज़िंदगी बख्श दी होगी। तो आज अपन बात करने वाले हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था महाराणा मोकल तक के अपन ने बात की थी, और आज बात करने वाले हैं दोस्तों राणा कुंभा के बारे में। किसके बारे में? राणा कुंभा। देखिएगा, अपन बात करेंगे आज राणा कुंभा। दिल थाम के बैठेगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट शासक, यानी कि क्वेश्चन आने की जो बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। इसका जो शासनकाल रहता है वो रहता है 33 से 68 ईस्वी तक, 1468 ईस्वी तक। क्योंकि 33 ईस्वी में दोस्तों इनके जो पिता रहते हैं महाराणा मोकल, उनकी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? चाचा मेरा और महपा पवार के द्वारा। दोस्तों, जब राणा कुंभा शासक बनते हैं मेवाड़ के, तो इसके सामने एक समस्या तो तुरंत ही रहती है। शासक बनते ही तुरंत एक समस्या का बदला लेने की एक कोशिश करते हैं। वो कौन सी समस्या रहती है सर? तो वो समस्या रहती है अपने पिता के हत्यारों से बदला लेना। दोस्तों, इसके पिता के हत्यारे कौन कौन थे आप सभी को पता है। चाचा मेरा और महपा पवार ने इनके पिता की क्या की थी? हत्या की थी। तो पहली समस्या यह थी। दूसरी समस्या रहेगी दोस्तों कि जो मारवाड़ से रणमल राठौड़ आ जाते हैं, वो रणमल राठौड़ क्या काम करने लग जाता है? पूरा का पूरा अपना दायित्व जमाने लग जाता है। मेवाड़ के जो सिसोदिया सरदार थे, उन सिसोदिया सरदार को गद्दी से हटाने लग जाता है और अपने राठौड़ों को नियुक्त करने लग जाता है। यानी कि मेवाड़ पर अपना कब्जा जमाने लग जाता है। कौन? रणमल राठौड़। तो इस बात की टेंशन सताने लग जाती है महाराणा कुंभा को कि कहीं एक दिन ऐसा ना हो कि स्थापत्य यानी कि रणमल राठौड़ अपना स्थापत्य मेवाड़ पर कर ले। तो ये दो टेंशनें सता रही थी, और रणमल राठौड़ के द्वारा कुछ ऐसे काम भी किए गए थे कि रणमल राठौड़ की महाराणा कुंभा को एक दिन हत्या करवानी होगी। किस तरह देखते हैं दोस्तों, देखिएगा। उससे पहले मैं आपके सामने बताता हूं कि राणा कुंभा जो है दोस्तों, इन्होंने लगभग 108 उपाधियां धारण की थी। कितनी उपाधियां धारण की थी? 108 उपाधियां धारण की थी। उन उपाधियों में मैं कुछ के नाम लिख रहा हूं आपको, जैसे अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, महाराजा धीराज, राणो राय, राणो रासो, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, महाराजा धीराज, राणो राय, राणो रासो। उसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों अश्वपति, गणपति, नरपति, धीमान। अश्वपति, गणपति, नरपति, धीमान। उसके बाद बात करता हूं हाल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, सेल गुरु और अश्वपति हो गया। हाँ, हो गया। हाल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, सेल गुरु, परम गुरु। ठीक है। हाँ, देखिएगा, ये महाराणा कुंभा की क्या है दोस्तों? उपाधियां हैं। अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, महाराजा धीराज, राणो राय, राणो रासो, अश्वपति, गणपति, नरपति, धीमान। हाल गुरु, छाप गुरु, परम गुरु, सेल गुरु, दान गुरु, कैसे भी ऊपर नीचे आप लिख सकते हो। ठीक है। ये दोस्तों उपाधियां हैं किसकी? महाराणा कुंभा की। लगभग बताते हैं कि महाराणा कुंभा ने लगभग 108 उपाधियां धारण की थी, लेकिन जो हमारी इंपॉर्टेंट उपाधियां है वो मैंने आपको बता दी है। कौन कौन सी उपाधि भाई?
यानी कि अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान। एक बार रिपीट करिएगा, मेरे साथ साथ बोलना है आप लोगों को। अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान, महाराजा महाराजा द्राज, राणो राय राणो रासो, अश्वपति गणपति नरपति और धीमान, हाल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, शैल गुरु, परम गुरु। हो गई याद? बिल्कुल हो गई सर। देखो इसकी जानकारी के स्रोतों की अगर मैं बात करता हूं कि सर महाराणा कुंभा की जानकारी हमें कहां से मिलती है। देखो दोस्तों, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से महाराणा कुंभा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की जो रचना की थी वो की थी दोस्तों अत्रि व इसका पुत्र आता है और पुत्र का नाम आता है महेश। अत्रि व पुत्र महेश, अत्रि व पुत्र महेश ने महाराणा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो आप विजय स्तंभ पढ़ते हो दोस्तों, विजय स्तंभ जो कि 9 मंजिला है, उस 9वीं मंजिल पर दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है और वहां पर दोस्तों मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है और उसे ही जाना जाता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के नाम से, जिसकी रचना दोस्तों अत्रि व पुत्र किसने की थी दोस्तों? महेश ने की थी। और आपको मैं बात बता दूं, आपने वीर विनोद का नाम सुना होगा। वीर विनोद ग्रंथ, वीर विनोद ग्रंथ के जो रचयिता है दोस्तों उसका नाम आता है श्यामल दास। क्या नाम आता है? श्यामल दास। वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता श्यामल दास के अनुसार, वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता श्यामल दास के अनुसार आपको पता है मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 जो दुर्ग हैं, यानी कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। किसका काल दोस्तों? स्थापत्य कला, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। स्थापत्य कला का जो स्वर्ण काल है दोस्तों वो किसके काल को कहा गया है? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया है मेरे दोस्तों, क्योंकि वीर विनोद ग्रंथ के लेखक रचनाकार श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने कराया है? यानी कि दोस्तों वो कराया है महाराणा कुंभा ने। ये जो श्यामल दास है दोस्तों ये इसका दरबारी नहीं था, मेवाड़ का एक शासक रहेगा जिसका नाम रहेगा सज्जन सिंह। ये सज्जन सिंह का दरबारी था, ध्यान रखना, कहीं इसका दरबारी कर दो, ठीक है। सज्जन सिंह का दरबारी था कौन? श्यामल दास। तो श्यामल दास के वीर विनोद के अनुसार 84 दुर्गों में से 32 का निर्माण किसने कराया है दोस्तों? महाराणा कुंभा ने कराया है। आगे मैं बात करता हूं दोस्तों एक लिंग महात्म्य। क्या दोस्तों? एक लिंग महात्म्य। एक लिंग महात्म्य की जो रचना की है दोस्तों, वो रचना जो की है दोस्तों, रचना की है मेरे भाइयों कानड़ व्यास ने। किसने दोस्तों? कानड़ व्यास। एक लिंग महात्म्य की जो रचना की है कानड़ व्यास ने। और इसी एक लिंग महात्म्य का प्रथम जो भाग है, प्रथम भाग का नाम है दोस्तों राजवर्णन। क्या नाम है दोस्तों? राजवर्णन। और इस राजवर्णन के जो लेखक हैं वो कौन है मेरे भाइयों? महाराणा कुंभा। कौन है? महाराणा कुंभा। राजवर्णन के जो लेखक हैं वो महाराणा कुंभा है। मैंने अभी तक आपको क्या बताया है? मैंने बात की है दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है वो विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर है। इसकी जो रचना की है वो की है अत्रि व पुत्र महेश ने। एकलिंग महात्म्य की रचना कानड़ व्यास ने की है, लेकिन प्रथम जो भाग है उसकी रचना दोस्तों महाराणा कुंभा ने की है। और इधर वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्ग, राजस्थान के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने कराया है? महाराणा कुंभा ने कराया है दोस्तों। और इसीलिए महाराणा कुंभा के काल को स्थापत्य कला का क्या कहते हैं? स्वर्ण काल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाइयों? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है, एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ये जो उपाधियां हैं, इन उपाधियों को क्या करना है? आप लोगों को ध्यान में रखना है। कौन कौन सी उपाधि मैंने आपको बताई है? लगभग 15 उपाधियां मैंने आपको बता दी है। इन 15 उपाधियों को आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान में रखना है। ठीक है, साफ कर दूं, मिटा दूं भाई? बिल्कुल गुरु। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहां तक। उपाधियां याद रखनी है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा गया है? महाराणा कुंभा के काल को। किसके काल को? महाराणा कुंभा के काल को। देखिए दोस्तों, जब शासक बनते हैं तो इसके सामने
तुरंत एक समस्याएं आ जाती है। मैं यूं कहूं डायरेक्ट, महाराणा कुंभा के समय दो समस्याओं का सामना करना पड़ा महाराणा कुंभा को। एक अपने पिता के हत्यारों से बदला लेना और दूसरा रणमल राठौड़ के बढ़ते हुए कदम को रोकना। रणमल राठौड़ के बढ़ते हुए कदम को रोकना, किस तरह रणमल राठौड़ अपने बढ़ते कदम बढ़ाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और किस तरह अपने पिता के हत्यारों से बदला लेता है। देखिएगा दोस्तों, मेवाड़ की हम बात कर रहे हैं। मेवाड़ का जो शासक है उसका नाम है दोस्तों राणा कुंभा। क्या नाम है मेरे भाइयों? राणा कुंभा। मेवाड़ का जो शासक है उसका नाम है राणा कुंभा। और राणा कुंभा के द्वारा दोस्तों यानी कि रणमल राठौड़ और प्लस में रणमल राठौड़ और प्लस में राघव देव सिसोदिया। कौन दोस्तों? राघव देव सिसोदिया। सर ये राघव देव सिसोदिया कौन है? अभी जब अपन ने राणा लाखा की बात की थी तो राणा लाखा के एक पुत्र थे जिसका नाम था राणा चूंडा। क्या नाम था? राणा चूंडा। उस राणा चूंडा के भाई है कौन दोस्तों? राघव देव सिसोदिया, जो कि बहुत ही एक ईमानदार, सज्जन और एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है, यानी कि बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी वाला इंसान है। कौन दोस्तों? राघव देव सिसोदिया, जो किसी भी आधार पर किसी भी कंडीशन में दोस्तों अपने राज्य को बचाने की कोशिश करता है। यानी कि ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ कौन है दोस्तों? वो है राघव देव सिसोदिया। यानी कि एक सज्जन पुरुष जिसे हम कहते हैं वो था दोस्तों राघव सिसोदिया। क्या होता है दोस्तों, इधर जो है चाचा मेरा वे मेहपा पवार, चाचा मेरा वे मेहपा पवार, ठीक है। चाचा मेरा वे मेहपा पवार जो है दोस्तों पास की पहाड़ियों में छिपे हुए थे। इन दोनों के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? रणमल राठौड़ और राघव देव के नेतृत्व में यहां पर क्या भेजी जाती है? सेना भेजी जाती है इनका पीछा करने के लिए। और इन चाचा और मेरा की क्या हो जाती है उसमें दोस्तों, यानी कि चाचा और मेरा की मृत्यु हो जाती है। जबकि चाचा का एक पुत्र रहता है जिसका नाम रहता है एका। चाचा का पुत्र एका और मेहपाप दोनों कहाँ चले जाते हैं दोस्तों? मालवा। कहाँ चले जाते हैं? मालवा। मालवा का शासक आता है दोस्तों महमूद खिलजी। मालवा के शासक महमूद खिलजी के पास दोस्तों दोनों के दोनों चाचा का पुत्र एका और मेहपा पवार दोनों चले जाते हैं। यानी कि मैंने आपको क्या बताया कि जब राणा कुंभा शासक बनते हैं तो राणा कुंभा के सामने सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी अपने पिता के हत्यारों से बदला लेना। पिता की हत्या किसने की थी दोस्तों? चाचा मेरा और मेहपा पवार। चाचा मेरा और मेहपा पवार ने पिता की हत्या की थी। तो दोस्तों रणमल राठौड़ और राघव देव सिसोदिया के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है जिसमें चाचा और मेरा दोनों मारे जाते हैं, जो कि पास की पहाड़ियों में छिपे हुए थे। एका और मेहपा पवार की बताते हैं दोस्तों कि वो मालवा के शासक महमूद खिलजी के पास जाकर क्या लेते हैं? शरण लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों? शरण लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ था, रणमल राठौड़ और राघव देव जब जा रहे थे दोस्तों तो रणमल राठौड़ के द्वारा कुछ महिलाओं को, मेवाड़ की महिलाओं को बंदी बना लिया जाता है और उनको अपने टेंट में स्थापित, यानी कि अपने टेंट में भिजवा दिया जाता है। किसके द्वारा? रणमल राठौड़ के द्वारा। तब राघव देव ने उन महिलाओं को क्या करवाया दोस्तों? वहां से छुड़वाया। यानी कि मेवाड़ की जो महिलाएं थी, रणमल राठौड़ ने क्या काम किया? मेवाड़ की महिलाओं को बंदी बनाकर अपने टेंट में भिजवा दिया। तब राघव देव सिसोदिया को गुस्सा आया और राघव देव सिसोदिया ने बोला कि मेरे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? तू मेवाड़ की महिलाओं को ऐसे कैसे बंदी बना सकता है? मेवाड़ में तू रह रहा है, मेवाड़ में तू खा रहा है। अरे ठीक है, तू हमारा मेहमान है, मेवाड़ में तेरी बहुत ज्यादा, यानी कि तेरा साथ दिया है तूने मेवाड़ के लिए, हमारे तुमसे अच्छे स्थापित संबंध है, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इन महिलाओं को, यानी कि महिलाओं को कैसे बंदी बना सकते हो? तब दोस्तों यानी कि रणमल राठौड़ और राघव देव के मध्य इस बात को लेकर क्या हो जाती है? लड़ाई हो जाती है, आपस में मनमुटाव हो जाता है। राघव देव ने उन महिलाओं को क्या करवाया दोस्तों? उन महिलाओं को छुड़वाया। राघव देव ने उन महिलाओं को छुड़ाया। तब दोस्तों क्या रणमल राठौड़ राघव देव की एक दिन चुपके से क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और इधर लाखा का जो पुत्र था, लाखा का पुत्र कौन दोस्तों? राणा चूड़ा, जिसे अपने क्या कहा था? भीष्म पिता। ये कहाँ गए हुए थे? अरे कहाँ गए हुए थे? मालवा, मांडू गए हुए थे। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अब मेवाड़ में जो है वो विषम परिस्थितियां आ चुकी है। मेवाड़ में संकटकालीन स्थिति
आ चुकी है, क्योंकि एक ईमानदार सज्जन महान पुरुष राघवदेव सिसोदिया, जो कि एक सज्जन व्यक्ति है, उसकी रणमल राठौड़ के द्वारा क्या कर दी गई दोस्तों, हत्या कर दी गई। यहां तक रणमल राठौड़ सीमित ना रहा दोस्तों, उन्होंने अपने यानी कि सिसोदियाओं को गद्दी से बड़े बड़े जो पद हुआ करते थे, मंत्रियों के जो पद हुआ करते थे, उन बड़े बड़े पदों पर दोस्तों राठौड़ों की नियुक्ति करने लग गया था। और इस बात से दुखी हो गए थे कौन दोस्तों, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा दुखी हो जाते हैं, टेलीफोन घुमाते हैं, किसको घुमाते हैं, राणा चूड़ा को घुमाते हैं। और राणा चूड़ा दोस्तों अब कहां आ जाएगा, अब राणा चूड़ा जो है दोस्तों वो मांडू छोड़कर कहां आ जाता है, मेवाड़ आ जाता है। यानी कि दोस्तों अपन ने पहली जो सॉल्यूशन है उसका सॉल्यूशन निकाला, पहली जो हमारी प्रॉब्लम थी महाराणा कुंभा की जो समस्या थी, उस समस्या का समाधान निकल चुका है। क्या समस्या थी दोस्तों, मैं वापस पुनः एक बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, दिल लगाकर मन से तसल्ली से आराम से सुनिए। पहली क्या समस्या थी, अपने पिता के हत्यारों से क्या लेना, बदला लेना। पिता के हत्यारे कौन थे मेरे भाइयों, तो पिता के हत्यारे थे चाचा मेरा और महपा पवार। चाचा मेरा और महपा पवार जो है दोस्तों वो पिता के हत्यारे थे। रणमल राठौड़ और राघवदेव सिसोदिया के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है, चाचा मेरा की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है दोस्तों, हत्या कर दी जाती है। और चाचा का पुत्र होता है एका, चाचा का पुत्र एका और कौन दोस्तों, महपा पवार, दोनों के दोनों कहां भाग जाते हैं, मालवा भाग जाते हैं। कहां भाग जाते हैं मेरे भाइयों, मालवा भाग जाते हैं। और अब राणा चूड़ा को बुला लिया जाता है मांडू से, कहां पर, मेवाड़। कहां बुला लिया जाता है दोस्तों, मेवाड़ बुला लिया जाता है मांडू से। अब देखते हैं और तब ये भी बताते हैं कि जो एका और महपा पवार जो है दोस्तों वो यानी कि जब ये घटना मेवाड़ में होती है, राघवदेव सिसोदिया जैसे व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, तो खुद ही चलकर आ जाते हैं और महाराणा से क्या मांग लेते हैं दोस्तों, माफी मांग लेते हैं। अब देखना दोस्तों क्या होगा, किस तरह की कहानी आगे बनती है। अब हम दूसरी समस्या से निपटारा करते हैं, देखिएगा। देखिएगा मेरे भाइयों, मेवाड़ का जो शासक है, उस मेवाड़ के शासक का नाम क्या है मेरे भाइयों, राणा कुंभा। क्लियर, सभी को पता है बिल्कुल। राणा कुंभा जो है वो मेवाड़ का शासक है और यहीं पर कौन रह रहा है दोस्तों, रणमल राठौड़। कौन रह रहा है, रणमल राठौड़। अब रणमल राठौड़ का गैल लगाते हैं। रणमल राठौड़ बहुत ज़्यादा अनीति कर रहा है मेवाड़ में, राघवदेव सिसोदिया जैसे ईमानदार व्यक्ति की हत्या कर दी है इन्होंने। तो रणमल राठौड़ क्या करता है, बताते हैं, राणा कुंभा क्या करते हैं, बताते हैं कि इनकी एक दासी होती है दोस्तों, और उस दासी का नाम रहता है भारमली। क्या नाम रहता है, भारमली। भारमली इतिहास में बहुत काम किए ये भाई साहब, यानी कि इन दोनों का बताते हैं कि प्रेम संबंध था। रणमल राठौड़ को जब भी शाम को पेक लगाने होते थे तो किसके हाथ से लगाता था, वो लगाता था दोस्तों भारमली के हाथ से। इस घटना का पता था राणा कुंभा को, कोई ना कोई गेल तो लगानी थी रणमल राठौड़ की हत्या करने की। इस घटना का राणा कुंभा को पता था। राणा कुंभा बुलाते हैं एक दिन भारमली को, बोले भारमली नमक तू मेरा खाती है और मेरा एक काम भी नहीं करती। बोले बोलो महाराज काम तो बताओ, काम हो जाएगा। बोले रणमल राठौड़ को सोम रस में जहर पिलाना है, जहर पिलाना है तुझे। भारमली बोलती है, बोले महाराज छोटा सा काम है तो। बोला आज ही लो। तब दोस्तों भारमली जाती है और रणमल राठौड़ को पेक बना के देती है। बोले लो जी, एक पेक दिया, दूसरा पेक बोले ये लो जी मेरे नाम का। 8-10 पेक पिला दिए भाई साहब को, बोले गुड नाइट के नाम का। और रणमल राठौड़ यहां पर बेहोश हो जाता है। तब दोस्तों सिसोदिया सरदारों के द्वारा रणमल राठौड़ की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि रणमल राठौड़ की हत्या किसके सहयोग से हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों भारमली के सहयोग से। किसके सहयोग से,
भारमली के सहयोग से। रणमल राठौड़ की जो हत्या हुई थी वो भारमली के सहयोग से हुई थी दोस्तों। चाहे उन्होंने सोमरस पे जहर पिलाया हो या उनको बेशुद्ध कर दिया हो और मेवाड़ के सिसोदिया सरदारों ने रणमल राठौड़ की क्या कर दी हो दोस्तों, हत्या कर दी हो। क्लियर यहां तक? आपको पता है लाखा का जो पुत्र था कौन दोस्तों, राणा चूड़ा। राणा चूड़ा यहां पर आ चुके थे और इसी समय मेवाड़ में रणमल राठौड़ का पुत्र है जिसका नाम है दोस्तों राव जोधा। ये वही राव जोधा है दोस्तों जिसके द्वारा कालांतर में जोधपुर शहर की स्थापना की जाएगी, जोधपुर शहर को बसाया जाएगा दोस्तों। ये भी उसी समय मेवाड़ में है दोस्तों। तभी डंका बजाया जाता है जब रणमल राठौड़ की हत्या हो जाती है कि एक राठौड़ मारा गया अब दूजे का नंबर है, एक राठौड़ मारा गया अब दूजे का नंबर है। और हंसाबाई कहती है कि भाज सके तो भाज जोधा थारो ऋणमल मार हो जाए, भाज सके तो भाज जोधा थारो ऋणमल मार हो जाए। यानी कि तुम्हारा रणमल, तुम्हारे पिताजी मारे गए हैं, तुम्हारे पिताजी की क्या हो चुकी है, हत्या हो चुकी है। अगर तुमसे भागा जाता है तो तुम भाग सकते हो दोस्तों। तब बताते हैं कि राणा चूड़ा के नेतृत्व में राव जोधा के पीछे क्या लगा दी जाती है, सेना लगा दी जाती है। और राव जोधा यहां से निकलकर दोस्तों काहुनी गांव पहुंचता है। राव जोधा यहां से निकलकर दोस्तों काहुनी गांव पहुंचता है, यानी कि बीकानेर के जंगलों में चला जाता है। और दोस्तों मंडोर पर राणा चूड़ा के द्वारा मंडोर पर क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है दोस्तों, अधिकार कर लिया जाता है। किस पर, मंडोर पर। मंडोर जो कि मारवाड़ की सेकंड प्रमुख राजधानी थी दोस्तों, उस पर अधिकार कर लिया जाता है। किसके द्वारा, राणा चूड़ा के द्वारा। मैंने क्या बताया कि मेवाड़ के शासक राणा कुंभा के द्वारा अपनी दासी भारमली के सहयोग से रणमल राठौड़ की हत्या करवा दी जाती है। सोमरस में जहर पिलाकर या जहर पिलाकर उसकी हत्या करवा दी जाती है। यानी कि जो रणमल राठौड़ की हत्या हुई थी वो भारमली के सहयोग से हुई थी। और दोस्तों यहां पर मेवाड़ में नारा बोला जाता है कि एक राठौड़ मारा गया अब दूजे का नंबर है, एक राठौड़ मारा गया अब दूजे का नंबर है। मेरे भाइयों दूजा कौन था, यानी कि रणमल राठौड़ का पुत्र राव जोधा, जिसके द्वारा कालांतर में जोधपुर शहर की स्थापना की जाती है, वो भी उसी समय वही था। राणा चूड़ा के नेतृत्व में राणा लाखा के पुत्र, जिसे अपने मेवाड़ का भीष्म पिता कहा था, अब मेवाड़ का हम क्या कह रहे हैं, इसको मेवाड़ का राम भी इसे कहते हैं दोस्तों। यानी कि रणमल राठौड़ जिसके बढ़ते हुए कदम जा रहे थे, बढ़ता हुआ आगे की ओर अग्रसर हो रहा था, राठौड़ों की नियुक्ति कर रहा था, उसके पुत्र राव जोधा के पीछे सेना लगाई जाती है और जो कि भाग जाता है, मेवाड़ छोड़कर काहुनी गांव पहुंच जाता है। और वहां पर दोस्तों यानी कि मंडोर पर राणा चूड़ा के द्वारा क्या कर लिया जाता है दोस्तों, अधिकार कर लिया जाता है। मंडोर पर अधिकार कर लिया, जो कि मारवाड़ के राजाओं की कौन सी राजधानी थी, सेकंड राजधानी थी। अब एक संधि बता देता हूं आपको, और उस संधि का नाम आता है दोस्तों, सभी ने सुना होगा उस संधि के बारे में। संधि का नाम है मेरे भाइयों आवल बावल की संधि। कौन सी संधि, आवल बावल की संधि। देखिएगा संधि का नाम है आवल बावल की संधि। सुना है क्या जी, आवल बावल की संधि। आवल बावल की जो संधि थी दोस्तों, ये दो रियासतों के मध्य हुई थी। एक थी मेवाड़ और दूसरी है मारवाड़। मेवाड़ और मारवाड़। देखिएगा संधि जो हुई थी, ये हुई थी 1453 में। 1453 ईस्वी में आवल बावल की संधि हुई थी। इस समय मेवाड़ का जो शासक है उसका नाम है दोस्तों राणा कुंभा, ठीक है। और मारवाड़ का जो शासक है, मारवाड़ के शासक का नाम है दोस्तों राव जोधा। क्या नाम है मेरे भाइयों, राव जोधा। क्लियर। मैं बात कर रहा हूं इंपॉर्टेंट संधि है, यहां से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। आवल बावल की संधि किनके मध्य हुई थी, मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य हुई थी। आवल बावल की संधि के समय मेवाड़ का राजा कौन था, मारवाड़ का कौन था, ठीक है। तो याद रखना है आवल बावल की संधि कब हुई थी। आवल बावल की संधि के बारे में बात कर रहे हैं, 1453 में संधि हुई थी। और इस संधि का जो प्रमुख बिंदु रखा गया था आवल बावल की संधि का, वो रखा गया था सोजत। सोजत यानी कि जो कहां पड़ता है दोस्तों, पाली में। सोजत पाली को आवल बावल की संधि का प्रमुख केंद्र बिंदु रखा गया था। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं के निर्धारण के लिए आवल बावल की संधि क्यों हुई थी दोस्तों, क्योंकि हंसाबाई
जो है वो मारवाड़ की थी। हंसाबाई ने अपने पुत्र कुंभा को समझाया कि बेटा वो भी अपने ही है। और राव जोधा जो है दोस्तों, यानी कि मेवाड़ वालों ने मंडोर पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। फिर इनकी सीमाओं का निर्धारण करने के लिए मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण करने के लिए एक संधि हुई थी, और उस संधि का नाम था दोस्तों आवल बावल की संधि, जो कि 1453 में हुई है। महाराणा कुंभा और राव जोधा के, मारवाड़ के शासक राव जोधा के मध्य संधि हुई थी। महाराणा कुंभा का पुत्र आता है राणा रायमल। क्या नाम आता है दोस्तों? राणा रायमल। और इधर इसकी पुत्री आती है, इधर ये हो गया पुत्री आती है राव जोधा की, जिसका नाम आता है, हाँ मैं क्या बता रहा था, राणा कुंभा के बारे में बात कर रहा था कि राणा कुंभा का पुत्र है जिसका नाम है क्या, राणा रायमल। राव जोधा की पुत्री है कृष्णा देवी। क्या नाम है दोस्तों? कृष्णा देवी। इस कृष्णा देवी का जो विवाह है वो किसके साथ हो जाता है? श्रृंगार देवी। हाँ श्रृंगार देवी, कृष्णा देवी नहीं, श्रृंगार देवी। राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किसके साथ हो जाता है? राणा रायमल के साथ। यानी कि रिश्तों को मजबूत करने के लिए राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह पहले तो राणा रायमल ने यानी कि अपना हाथ जमाने के लिए किया था, लेकिन अब रिश्तों को मजबूत करने के लिए जो रिश्ते मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य खट्टे हो गए थे, जो रिश्ते थोड़े से टूटने वाले हो गए थे, जिनमें कुछ ना कुछ कमियां होने लग गई थी, उन रिश्तों को वापस मजबूत करने के लिए एक संधि प्रस्ताव के साथ साथ एक शादी में बदल दिया। और राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किसके साथ हो गया दोस्तों? राणा रायमल के साथ। किसके साथ दोस्तों? राणा रायमल के साथ। अपन ने राणा कुंभा के बारे में बात की है। राणा कुंभा के बारे में अभी तक मैंने जो आपको बताया है वो क्या बताया है मेरे दोस्तों? वो बताया है मैंने कि राणा कुंभा जो है लगभग 108 उपाधियां धारण करते हैं, और 108 उपाधियों में मैंने 15-20 उपाधियां आपको बताई थी, जिनमें अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, राणो राय, राणो रासो, अश्पति गणपति, नरपति धीमान, हाल गुरु, छाप गुरु, परम गुरु, सैल गुरु, दान गुरु, ये सारी उपाधियां मैंने बताई थी। फिर मैंने जानकारी के स्रोतों के बारे में बात की थी कि राणा कुंभा की जानकारी हमें कहां से मिलती है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से हमें राणा कुंभा की जानकारी मिलती है। और उसके बाद मैंने बताया था कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के जो रचनाकार है अत्रि व पुत्र महेश है। अत्रि व पुत्र महेश जो कि विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर लिखी हुई है। कवि श्यामल दास के अनुसार, वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता कवि श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण जो है वो महाराणा कुंभा ने कराया था। इसलिए स्थापत्य कला का स्वर्णकाल जो है वो महाराणा कुंभा के काल को कहा जाता है। किसके काल को कहा जाता है दोस्तों? महाराणा कुंभा के काल को कहा जाता है। एकलिंग महात्म्य की रचना की कानड़ व्यास ने। उसके बाद मैंने बताया था कि 2 समस्याएं थी, अपने पिता के हत्यारों से क्या लेना, बदला लेना, और दूसरी समस्या थी रणमल राठौड़ के बढ़ते हुए कदम को रोकना। दोस्तों रणमल राठौड़ के बढ़ते हुए कदम को भी रोका। रणमल राठौड़ की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। चाहे वो भारमली के सहयोग से हो, किसी भी तरह से हो, रणमल राठौड़ की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। और अपने पिता के हत्यारे यानी कि चाचा और मेरा, उन दोनों की क्या कर दी गई दोस्तों? उन दोनों की भी हत्या कर दी गई। लेकिन 2 व्यक्ति बचे हुए हैं, एक एका और दूसरा कौन? महपा पवार। उससे पहले मैंने बात की थी दोस्तों आवल बावल की संधि के बारे में। आवल बावल की संधि होती है दोस्तों मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य, कुंभा और राव जोधा के मध्य। श्रृंगार देवी का विवाह करा दिया गया। किसका विवाह करा दिया गया? श्रृंगार देवी का विवाह करा दिया गया महाराणा कुंभा के पुत्र किसके साथ दोस्तों? राणा रायमल के साथ। किसके साथ मेरे भाइयों? राणा रायमल के साथ। अब मैं आपको देखो, एका जो है, एका और महपा पवार कहां गए हुए थे? मालवा गए हुए थे। कहां गए हुए थे दोस्तों? मालवा गए हुए थे। लेकिन जब मेवाड़ में विषम परिस्थितियां आती हैं, 2 अलग अलग डेटा मिलते हैं। मेवाड़ में जब विषम परिस्थितियां आती है, कौन कौन सी विषम परिस्थितियां मैंने आपको बताया था? विषम परिस्थितियां आती हैं कि राघव देव सिसोदिया जो है उसकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। तब बताते हैं एका और महपा पवार दोनों के दोनों आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों वो किसके पास गए थे? मालवा के शासक महमूद खिलजी के पास। तो एक युद्ध होता है और इस युद्ध का नाम रहता है सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों? सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का जो युद्ध है दोस्तों वो
किस किस के मध्य हुआ है? एक तरफ कौन सी रियासत है? मेवाड़, और दूसरी तरफ कौन सी रियासत है? मालवा। मालवा का इस समय जो शासक है मेरे भाइयों, मालवा का शासक है महमूद खिलजी। कौन है मेरे भाइयों? महमूद खिलजी। मालवा का शासक महमूद खिलजी, और इधर मेवाड़ का जो शासक है उसका नाम है दोस्तों राणा कुंभा। क्या नाम है मेरे भाइयों? राणा कुंभा। युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1437 ईस्वी में। कब हुआ था मेरे भाइयों? 1437 ईस्वी में। क्यों हुआ था युद्ध? क्योंकि दोस्तों एका और जो मेहपा पवार है वो मालवा की शरण में चले गए थे, महमूद खिलजी की शरण में चले गए थे। तब राणा कुंभा ने कहा था कि भाई साहब इनको लौटा दो, तो उन्होंने कहा था नहीं, मेरी शरण में आया हुआ कोई वापस नहीं जाएगा। महाराणा कुंभा ने कहा बोले ठीक है हम देख लेंगे, टाइम आने दो। तो इन दोनों के मध्य सारंगपुर का युद्ध होता है, जिसमें महाराणा कुंभा की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है, और महमूद खिलजी की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। ठीक है, महमूद खिलजी की क्या हो गई दोस्तों? हार हो गई। लगभग बताते हैं कि इसको 6 माह महाराणा कुंभा क्या बना लेता है? बंदी भी बना लेता है। किसको दोस्तों? महमूद खिलजी को। सारंगपुर का युद्ध हुआ 1437 ईस्वी में। किस किस के मध्य युद्ध हुआ है दोस्तों? महाराणा कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी के मध्य ये युद्ध हो जाता है, जिसमें महमूद खिलजी की क्या हो जाती है दोस्तों? हत्या हो जाती है। और इसीलिए दोस्तों अब जो है मालवा पर विजय प्राप्त कर लेता है दोस्तों कौन? महाराणा कुंभा। और मालवा विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों आप सभी को पता होगा कि विजय स्तंभ का निर्माण कराता है कौन दोस्तों? महाराणा कुंभा। कौन कराता है? महाराणा कुंभा। तो मैं आपको विजय स्तंभ के निर्माण के बारे में बताता हूं। विजय स्तंभ देखिएगा, धैर्य बना के रखेगा। आज मैं आपको विजय स्तंभ घुमाने ले जा रहा हूं, ठीक है? विजय स्तंभ चल रहे हो भाई जी? ये क्या है? विजय स्तंभ। कौन सा स्तंभ? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ जो है दोस्तों आपको दिख रहा होगा, वो 9 मंजिला है। कितने मंजिला है? 9 मंजिला। विजय स्तंभ, इसका जो निर्माण है दोस्तों, इसका जो निर्माण है, विजय स्तंभ का निर्माण क्यों कराया था? मालवा विजय के उपलक्ष्य में। मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? राणा कुंभा के द्वारा। इस विजय स्तंभ की जो ऊंचाई है, जो हाइट है दोस्तों, वो है 122 फीट। कितनी है? 122 फीट। इसका जो आधार है वो है दोस्तों 30 फीट। कितना है? 30 फीट। यानी कि विजय स्तंभ की जो ऊंचाई है वो 122 फीट है। इसका जो आधार है वो कितना है दोस्तों? 30 फीट है। आगे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों विजय स्तंभ के बारे में। ये 9 मंजिला इमारत है। कितने मंजिला इमारत है दोस्तों? 9 मंजिला इमारत है विजय स्तंभ। 9 मंजिला इमारत है। इसके अंदर 157 सीढ़ियां बनी हुई है। कितनी सीढ़ियां बनी हुई है? 157 सीढ़ियां बनी हुई है। ठीक है, 157 सीढ़ियां बनी हुई है। और नवी जो मंजिल है, नवी मंजिल पर क्या है दोस्तों? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। जो भी अभी बताया था मैंने आपको, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। नवी मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं विजय स्तंभ के बारे में। देखिएगा, विजय स्तंभ जो है 9 मंजिला है, आपके सामने है। इसका जो निर्माण है वो मालवा विजय, यानी कि जब सारंगपुर का युद्ध महाराणा कुंभा ने जीता था, तो उस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराता है। विजय स्तंभ की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु को समर्पित है। कौन सा स्तंभ दोस्तों? विजय स्तंभ। कला संस्कृति का टॉपिक है, लेकिन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, फिर भी आपको विजय स्तंभ से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित है दोस्तों क्या? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ की नेक्स्ट में बात करता हूं दोस्तों, इसे हिंदू देवी देवताओं का
अजायब घर कहते हैं। हिंदू देवी देवताओं का क्या कहते हैं दोस्तों? अजायब घर कहते हैं। किसको दोस्तों? विजय स्तंभ को। हिंदू देवी देवता भारतीय, और लिख देता हूं और बता देता हूं, भारतीय हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहते हैं। और दोस्तों 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। इस पर यानी कि 15 अगस्त 1949 को, 15 अगस्त 1949 को यह राजस्थान की पहली इमारत थी जिस पर दोस्तों डाक टिकट जारी हुआ था। 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था 15 अगस्त 1949 को। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहते हैं, भगवान विष्णु को समर्पित है। और आगे मैं बात करता हूं दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान व राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस का क्या है दोस्तों? प्रतीक चिन्ह। राजस्थान पुलिस का क्या है? प्रतीक चिन्ह। और इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। कौन सी मंजिल पर? तीसरी मंजिल पर। कौन सी मंजिल पर? तीसरी मंजिल पर। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों विजय स्तंभ के बारे में कि विजय स्तंभ जो है वो 9 मंजिला है और उसकी 9 मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। और इसे विष्णु ध्वज या भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विष्णु ध्वज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णु ध्वज, या मैं कह रहा हूं कि भारतीय मूर्ति कला, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, भारतीय मूर्ति कला का क्या कहते हैं? विश्वकोश बोलते हैं। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहते हैं। किसको बोलते हैं दोस्तों? यानी कि विजय स्तंभ को बोलते हैं। और 1949 में इस पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। जो आप राजस्थान पुलिस के जो जवान देखते हो, आप राजस्थान पुलिस के जवानों पर जो लोगो लगा रहता है वो किसका रहता है दोस्तों? विजय स्तंभ का। किसका? विजय स्तंभ का। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस का दोस्तों इसे क्या बताया गया है? प्रतीक चिन्ह बताया गया है। अगर मैं इसके वास्तुकार की बात करता हूं दोस्तों, वास्तुकार आते हैं इसके जेता, पूमा, मंडन, ये इसके क्या आते हैं दोस्तों? वास्तुकार की अगर मैं बात करता हूं, सर किसने बनाया था, तो वास्तुकार की बात करता हूं जेता, नापा, पूंजा। जेता, नापा, पूंजा जो है इसके क्या है दोस्तों? वास्तुकार हैं। मैंने बात की है दोस्तों विजय स्तंभ के बारे में कि विजय स्तंभ का जो निर्माण है दोस्तों वो महाराणा कुंभा ने विजय उपलक्ष्य में यानी कि मालवा विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण कराया था। 9 मंजिला इमारत है दोस्तों। ये 9 मंजिला इमारत की ऊंचाई जो है वो 122 फीट है, आधार जो है 30 फीट है, 157 अंदर इसके सीढ़ियां है। 9वीं मंजिल जो है उस पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है जिसके रचनाकार मैंने बताया था अत्रि व पुत्र महेश है। इसका जो भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू देवी देवताओं का क्या कहते हैं? इसको अजायब घर कहते हैं। 15 अगस्त 1949 को 15 अगस्त 1949 को इस पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस का ये क्या है दोस्तों? प्रतीक चिन्ह है। तीसरी मंजिल पर 9 बार क्या लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। ये सर शासक तो हिंदू थे लेकिन अल्लाह शब्द क्यों लिखवाया था दोस्तों? ऐसा हो सकता है कि महाराणा कुंभा ने सोचा हो कि मुस्लिम आक्रमणकारी आते हैं, विदेशी आक्रमणकारी आते हैं, वो इस अल्लाह शब्द को जब देखेंगे तो इस मंजिल या इमारत को क्या नहीं करेंगे? ध्वस्त नहीं करेंगे। और ऐसा हुआ भी दोस्तों। मुस्लिम आक्रमणकारी आए, उन्होंने देखा कि इस मंजिल पर तो क्या लिखा हुआ है? अल्लाह लिखा हुआ है। इस मंजिल को उन्होंने क्या कर दिया दोस्तों? छोड़ दिया। तो शायद यही सोच रही होगी, तो इसलिए इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार क्या लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। विष्णु ध्वज और भारतीय मूर्ति कला का क्या कहते हैं दोस्तों? इसको विश्वकोश, शब्दकोश कहते हैं। किसको दोस्तों? विजय स्तंभ को। किसको? विजय स्तंभ। वास्तुकार की बात करते हैं तो वास्तुकार आते हैं इसके जेपा, नाथा, पूंजा, ये इसके क्या आते हैं मेरे भाइयों? वास्तुकार आते हैं। किसके वास्तुकार आते हैं? विजय स्तंभ के वास्तुकार। किसके वास्तुकार? विजय स्तंभ के वास्तुकार। तो दोस्तों अपन ने आज बात की है यहां तक राणा कुंभा के बारे में। अभी राणा कुंभा कंप्लीट नहीं हुआ है। राणा कुंभा जो है अगले एपिसोड में कंप्लीट होगा। जब तक दोस्तों आप क्या है तैयार रहिए। आप अच्छे से क्या करनी है आप लोगों को
आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी है, आप लोग अच्छे से क्लास के साथ जुड़े रहिएगा। जितनी भी क्लासें हैं दोस्तों उनको रेगुलर देखिएगा, हर सब्जेक्ट की क्लास देखिएगा दोस्तों, अच्छे से मेहनत करिएगा, अपने सपनों के प्रति जी जान से लग जाइएगा। सपनों को छोड़ना नहीं है, सपनों को क्या करना है दोस्तों, पूरा करना है। अरे कुछ ही दिन की जिंदगी है, अगर मुर्दे बनकर जियोगे तो क्या मतलब है। जिंदगी जीना कहते हैं जब जिंदगी अच्छे से गुजर रही होती है। अब जिंदगी कट तो सभी लोगों की रही है, आपकी भी कट रही है, हमारी भी कट रही है, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसा कर जाओ जिंदगी में कि आपके जैसा लोग करना चाहे। आप वो हो जो सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ दुनिया में आप ही एकमात्र इंसान हैं जो आप सब कुछ कर सकते हैं मेरे भाइयों। तो आप लगे रहिए इतिहास सब्जेक्ट के साथ, मेरे साथ। मैं आप लोगों को इतिहास में पूरा का पूरा आपको कंप्लीट कोर्स कराऊंगा। अभी आपका मेवाड़ चल रहा है, मेवाड़ के बाद अपन दूसरा राजवंश के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। महाराणा कुंभा जो है अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है और महाराणा कुंभा को लेकर आगे अपन चर्चा करने वाले हैं। कुंभलगढ़ का दुर्ग का निर्माण कराते हैं और बहुत सारे एक दो अचलगढ़, बसंतगढ़, बैराट इनका निर्माण कराता है। किस प्रकार महाराणा कुंभा, इन सब के बारे में बात करेंगे। महाराणा कुंभा की किस प्रकार हत्या होती है या किस प्रकार मृत्यु होती है, उन सब के बारे में अपन अगले एपिसोड में बात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर।